अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान से अब सिर्फ फोन पर बात होगी। ये कहा है ट्रंप ने। ईरान बात करना चाहे तो कॉल कर सकता है। ईरान के साथ जल्द खत्म होगा संघर्ष। यानी एक तरह की सकारात्मक बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं वार्ता को लेकर। वो कह रहे हैं कि संघर्ष जल्द खत्म होगा ईरान के साथ। ईरान चाहे तो कभी भी फोन कर सकता है। अब ईरान से फोन पर ही वार्ता होगी। ईरान के साथ जंग में अमेरिका जीतेगा, ये ट्रंप ने फिर दोहराया है। और ईरान के यूरेनियम को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। क्या कहा गया? ईरान का यूरेनियम कब्जे में ले लेंगे। हालांकि ये पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये बयान देते रहे हैं, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और ईरान का परमाणु संपन्न होना बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते। परमाणु बम होता तो इजराइल बचता नहीं, इजराइल का सफाया कर देता ईरान, मिनटों में इजराइल को मिटा देता ईरान। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस पहुंच चुके हैं, ये तीन बड़ी खबरें आपके सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अब फोन पर ही वार्ता होगी ईरान के साथ। ईरान जब चाहे फोन कर सकता है। जल्द खत्म होना चाहिए ये संघर्ष। ईरान का यूरेनियम हम कब्जे में लेंगे, ये ट्रंप धमकाते नजर आ रहे हैं। और कहा गया है उनकी तरफ से कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते। और वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू की जाए। कीर स्टारमर ने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। तो दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर चर्चा। और ईरान का अमेरिका के लिए नया प्रस्ताव। ईरान अमेरिका के बीच फिलहाल एटमी मुद्दे पर बात नहीं होगी। अभी सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट और नाकेबंदी के साथ साथ हर जाने पर बात होगी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यह प्रस्ताव दे दिया है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर यह ईरान का नया फ्रेमवर्क नजर आ रहा है। अभी परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता ईरान, ये उसने क्लियर कर दिया है। तो फिर बात किस पर होगी? आइए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। हॉर्मुज पर डील हो, युद्ध का मुआवजा मिले, यह एक बहुत बड़ी शर्त है ईरान की, जिस पर ईरान डटा हुआ है। नाकेबंदी हटाने का जिक्र किया गया है। जो अमेरिका ने यहां पर नाकेबंदी की हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट में, उससे वो हटाए, यह कहा गया है। प्रतिबंधों में राहत मिले, जो तमाम तरह के सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए हैं। नए प्लान में क्या होगा अब ये जान लीजिए। परमाणु मुद्दे पर अलग से चर्चा की जा सकती है। न्यूक्लियर को छोड़कर अन्य मुद्दों पर बात आगे बढ़ सकती है। अन्य मुद्दों पर अमेरिका ईरान शांति समझौता कर सकते हैं। ईरान अब केवल युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर वार्ता चाहता है। वार्ता में परमाणु मुद्दा न होने से ट्रंप की रणनीति को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अमेरिका की तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, अब ये जो बात कही जा रही है ईरान की तरफ से कि अभी हम परमाणु मुद्दे पर बात करने के मूड में नहीं है, अभी बात होगी तो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट पर होगी, अमेरिकी नाकेबंदी पर होगी, क्या लगता है अमेरिका इस तरह की वार्ता के लिए, बातचीत के लिए आगे कदम बढ़ाएगा, ईरान की शर्तों को मानेगा? देखिए, एक बात तो साफ है कि ईरान ने अपनी शर्तें पहले की तुलना में ज्यादा कड़ी कर दी है। जंग से पहले ईरान परमाणु कार्यक्रम के मसले पर अमेरिका से बात कर रहा था, लेकिन ईरान ने देखा कि इसके बावजूद अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे। और अब इस वक्त ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि अब हम पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं करेंगे, पहले युद्ध का अस्थायी
विराम चाहिए, उस पर बातचीत होगी। उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने पर बात होगी, और फिर तीसरे चरण में हम परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका ये नहीं मानेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की पहले दिन से पहली शर्त यही थी कि पहले तो परमाणु कार्यक्रम पर बात करो, उसके बाद फिर मिसाइल कार्यक्रम पर बात करो, और उसके बाद हम किसी तीसरे चीजों पर बात करेंगे। तो जाहिर है कि दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान के कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार करते रहे, लेकिन ईरान की तरफ से अब कॉल नहीं आने वाला है। इस बीच ईरान ने जिस तरीके से आउटरीच करना शुरू कर दिया, चाहे रूस जाकर, ओमान जाकर या दूसरे और मुल्कों से बात कर रहा है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि अब बातचीत तो होने से रही। अगर बातचीत नहीं होगी तो अब क्या बिना लड़े अमेरिका वापस चले जाए या मजबूरी में फिर जंग शुरू हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, नया चैप्टर शुरू हो सकता है और उसका अंजाम क्या होगा वो देखने वाली बात है। एक और बड़ी खबर, चीन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आरोप लगाया है। ईरान की मदद चीन कर रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। चीन को ईरान की मदद ज्यादा नहीं, चीन का रवैया इससे भी बुरा हो सकता था, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि ईरान की मदद चीन कर रहा है। लेकिन यहां पर एक डेवलपमेंट और हुआ है। चीन की कंपनी से ईरान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, चीन की कंपनी का ईरान से व्यापार करने से इनकार। हेंगली पेट्रोकेमिकल ने ईरान के साथ ट्रेड से ही इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हेंगली पेट्रोकेमिकल ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे ईरान परेशान हो सकता है। अमेरिका से जापान पहुंची तेल की पहली खेप, 91,000 बैरल तेल अमेरिका से जापान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट से बाधित थी जापान की तेल आपूर्ति, और जापान का 90% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। लेकिन अब पहली खेप पहुंची है। मिडिल ईस्ट से जापान ऑयल नहीं आ पा रहा था। और अमेरिका ईरान वार्ता रुकने पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं। कच्चे तेल की कीमत में 2% का इजाफा हुआ है। तेल की कीमत बढ़कर $107 के पार पहुंच गई है। तो क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद तेल निर्यात, ईरान ने 4 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया है। ईरान का 4.6 मिलियन बैरल तेल निर्यात को तैयार। निर्यात टर्मिनल पर 4.6 मिलियन बैरल तेल लोड हुआ है। एक तरफ अमेरिकी नाकाबंदी, कई जहाजों को वापस लौटाया गया है, तो दूसरी ओर ईरान की अपनी तैयारी तेज है। निर्यात के लिए टर्मिनल पर तेल लोड किया गया है। 4.6 मिलियन बैरल तेल लोड हुआ है। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मिडिल ईस्ट से जापान नहीं जा पा रहा था ऑयल, लेकिन पहली खेप पहुंची है। इसके अलावा ईरान ने अपनी तैयारी की है, तो यूएस ईरान वार्ता रुकने पर तेल की कीमत और भी बढ़ गई है। और अमेरिका को ईरान का 3 चरणों वाला नया प्रस्ताव मिला है। पहले चरण में लेबनान पर हमले रोकने की बात कही गई है। दूसरे चरण में हॉर्मुज पर वार्ता की पेशकश की गई है। और तीसरे चरण में परमाणु मुद्दे पर बात होगी। यानी ईरान की तरफ से कुल मिलाकर कोशिश यह नजर आ रही है कि पहले हॉर्मुज स्ट्रेट और अमेरिकी नाकेबंदी पर बात हो, और तब जाकर परमाणु मुद्दे पर बातचीत का नंबर आए। तो ये है कुल मिलाकर ईरान का 3 फेज वाला फॉर्मूला, और इसके जरिए ईरान अमेरिका में वार्ता आगे बढ़ाई जा सकती है। पहले फेज में क्या होगा? सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की पेशकश। लेबनान पर हमले रोकना भी इसमें शामिल है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा था। दूसरे फेज की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है, और एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, ये ईरान चाह रहा है। बिल्कुल, और तीसरा फेज ये कि परमाणु मुद्दे पर चर्चा संभव, यानी कि पहले तमाम मुद्दों पर बात हो और फिर तीसरे दौर में परमाणु मुद्दे पर बात। खास बात यह कि ईरान के नए फॉर्मूले पर डोनाल्ड ट्रंप का सहमत होना मुश्किल है, और ट्रंप इस फॉर्मूले को मान लेंगे तभी वार्ता संभव है। संजय सोई सर, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ये तो सही बात है कि ईरान ने अपनी शर्तों को और ज्यादा सख्त कर दिया है, और अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 फेसेस वाले फॉर्मूले में ही बात हो, 3 चरण में ही बात हो। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस शर्त को मानने वाले हैं? और अगर नहीं तो फिर क्या युद्ध का नया चैप्टर शुरू होगा?
देखिए प्रकृति जी, मेरे हिसाब से ईरान अभी काफ़ी सोच समझ के और एक जो अपनी शर्तें रख रहा है काफ़ी बैलेंस्ड हो गया। बल्कि पहले इनका सिर्फ एक अड़ा था कि भाई मिसाइल हम नहीं करेंगे, यूरेनियम नहीं देंगे और रेजिम चेंज तो हुआ ही नहीं, तो और हमको हर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब देखिए उन्होंने फेजेस में कर दिया है कि पहले सीज़ फायर तो बहुत ज़रूरी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ईरान के साथ सीज़ फायर चल रहा है, लेबनान में भी सीज़ फायर का काफ़ी हद तक इस समय में इफेक्टिव है। इजराइल के द्वारा अभी परसों छोटे मोटे एक्शन होते रहते कि 5 मार दिए 6 मार दिए, लेकिन वो भी मेरे अगर शांति चाहते तो उसको भी एक स्टेज पर पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो चाहते हैं कि हॉर्मुज़ खुले, हॉर्मुज़ खुलने में इस समय में जैसे पहले ईरान ने कब्जा किया होता, अमेरिका की नब्ज़ पकड़ी हुई थी या दुनिया की नब्ज़ पकड़ी हुई थी, अभी उल्टा हो गया। अब अमेरिका के द्वारा ब्लॉकेड की वजह से उनका जो काफ़ी जो नुकसान ईरान का हो रहा है, और तेल बेचने में देखिए अगर कहाँ तक तेल रखेंगे, तेल रखने के लिए भी उनको जगह चाहिए। इनकम तो चलो बाद में लॉन्ग टर्म होती है, इनकम बाद में भी हो जाएगी, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन का लिमिट होता है, वहाँ तक नहीं रोक पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी में तो अमेरिका ने ईरान को डाल दिया है। अब आप देखिए कई मिलियन बैरल तेल जो है वो लोडेड मौजूद है, लेकिन इसे आगे ले कैसे जाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के ब्लॉकेट के जवाब में अमेरिका ने भी एक ब्लॉकेट किया हुआ है। और वहीं ईरान के बड़े नेता कालीबाफ का ट्रंप को सख्त संदेश सामने आया है। कालीबाफ ने कहा ईरान के पास अभी भी कई अहम कार्ड्स मौजूद हैं, हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब का जिक्र कर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है कालीबाफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि अमेरिकी समर वेकेशन पर इसका असर पड़ेगा। तो कालीबाफ ने दावा आसान शब्दों में नहीं किया है, बल्कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? एनर्जी और शिपिंग को ईरान का मजबूत कार्ड बताया, ईरानी सप्लाई कार्ड को यूएस डिमांड कार्ड के बराबर कहा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बाब अल मंदेब और पाइपलाइन दबाव के हथियार हैं, ये भी उन्होंने अपने एक्सपोस्ट में जिक्र किया। जी हां, कालीबाफ ने अमेरिकी तेल रणनीति का जिक्र किया है, तेल की कीमतों को समर वेकेशन पर असर डालने वाला बताया। संदेश क्या देने की कोशिश है? ईरान दुनिया में तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है, अमेरिका ईरान तनाव में तेल पर टकराव बढ़ सकता है, अहम समुद्री रास्तों पर कंट्रोल से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई से ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कैप्टन श्याम की ईरान के पास कई ट्रंप कार्ड्स पहले से मौजूद हैं और इशारों में अब खुलकर बाब अल मंदेब का जिक्र किया जा रहा है, जिसे हूती के जरिए ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर ये ब्लॉक हुआ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले से ही ब्लॉक है, तो पूरी दुनिया पर दबाव पड़ेगा और अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ेगा। क्या ये रणनीति नजर आ रही? धन्यवाद समीर, जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, आपकी बात सही है कि आर्थिक रूप से और ऑयल की जो प्राइसेस है इस पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसको भी आपको समझना होगा कि जब हम, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ईरान ने ब्लॉकेज किया था और अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है। हूतीज ने भी ब्लॉकेज किया हुआ है और पहले भी किया था, और जब उन्होंने किया था तो यूरोपियन यूनियन नैव फोर्स आई वहां पे और ऑपरेशन अपसाइड्स और ऑपरेशन अटलांटा चलाया गया, जिसमें करीब 15 देश शामिल हुए और उन्होंने हूतीज को सप्रेस किया और रेड सी को खोला। ये जरूर बात सही है कि आज भी उसमें शिप्स नहीं जा रहे उतना जितना जाते थे, लेकिन यानबू ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को खोलना सऊदी अरबिया का और तेल रेड सी में डालना, इसको दिखाता है कि रेड सी का एरिया अभी भी है। सुएज कनाल से शिप्स कम आ रहे हैं और हमारे अमेरिकन वारशिप्स को अफ्रीका के कोस्ट से आना पड़ा कैरियर को, हम सब जानते हैं। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, ट्रंप कार्ड की वो बात कर रहा है, तो 400 मिलियन जो बैरल पर डे उसका लॉस है वो जानता है। 15% उसकी जीडीपी जो जाती थी यहां से वो सफर होगी। ब्लॉकेड एक लंबा स्लो प्रोसेस है और पूरी अच्छी रणनीति के साथ अमेरिका आया। ये बात मैंने जब बताई थी कि कई दिनों पहले से कि ब्लॉकेड जब होगा और इस तरह की स्लो वार होगी और एंकर ऑन ग्राउंड होगा, जुगलर वेन पकड़ेगा और स्लो ब्लीडिंग टू डेथ करेगा ईरान का, तब हमें ये बात समझनी चाहिए थी। यस, कार्ड्स हैं, पर ये एक छलावा हो सकता है। अमेरिका देर तक लड़ने की तमन्ना से आया है। जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का फंक्शनल कंट्रोल खुद या मिडिल ईस्ट को गिफ्ट नहीं होगा तब तक अमेरिका नहीं मानेगा। और एटॉमिक बात करें तो यूरेनियम जब तक नहीं मिले तब तक कभी भी यूएसए टेबल पे नहीं आएगा।
जी बिल्कुल सर। और अल बाब मंदाब, अगर मंदेब पर भी अटैक किया जाता है, इसे ब्लॉक किया जाता है, तो फिर और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है मिडिल ईस्ट में। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंच चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात करेंगे और वार्ता 2.0 पर भी पुतिन से बातचीत संभव है। पाकिस्तान से रूस पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री। 24 घंटे के अंदर 2 बार पाकिस्तान वो गए, पहले 25 अप्रैल को, फिर 26 अप्रैल को, और अब रूस वहीं से वो रवाना हो गए थे। रशिया पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान से रूस पहुंचे अब्बास अरागची। यहां पर उनकी पुतिन से मुलाकात होगी, तो क्या वार्ता 2.0 पर बातचीत होने वाली है? कई अहम सवाल। ये है पुतिन मुश्तबा का पावर गेम। अरब में ट्रंप का कार्ड फेल, क्या होने वाला है? पुतिन और अरागची की बेहद अहम मुलाकात होगी। रणनीति क्या बनेगी? रूस और ईरान ज्वाइंट प्रोग्राम आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। अमेरिकी दबाव के खिलाफ कई सीक्रेट फ्रंट तैयार होंगे। क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर सहयोग बढ़ाने की तैयारी होगी। पुतिन ट्रंप और अरब पर नए सिरे से दबाव बना सकते हैं। ईरान रूस की मध्यस्थता का प्रस्ताव रख सकता है। 40 दिन की जंग में रूस और ईरान की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी। अमेरिका के खिलाफ ईरान को रूस ने अहम जानकारियां दी। बिल्कुल, और ऐसे में आगे क्या रणनीति होगी, इस पर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन संजय सोई सर, अगर युद्ध को ओवरऑल तरीके से देखें तो ये बात तो स्पष्ट है, जब से अमेरिका ने नाकाबंदी की है सर, तभी से ईरान परेशान दिख रहा है। क्या उसे एक वीक पॉइंट के तौर पर भी देखा जा सकता है? और अब जब अब्बास अरागची रशिया पहुंच रहे हैं और रूस अगर शामिल होता है, वार्ता के बारे में बताया जाएगा उन्हें, तो क्या एक अपर हैंड ईरान को मिल सकता है? वो जहां से कमजोर हो रहा था वापस मजबूत होता दिखाई देगा, या फिर वैसी की वैसी स्थिति रहने वाली है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय में जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है उसका असर ज़रूर पड़ रहा है ईरान के ऊपर। और क्योंकि अगर तेल को आप लिमिट तक रख सकते हैं, गैस को आप लिमिट तक रख सकते हैं, उससे आगे आपको फिर एक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम हो जाएगी और उसका नुकसान लॉन्ग टर्म पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पड़ेगा, दोनों चीज़ों पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, अमेरिका और रशिया और ईरान की दोस्ती, जैसे भी आप बता रहे हैं, बहुत अहम एक मसला निकल के आ रहा है। क्योंकि पहले जब रशिया यूक्रेन लड़ाई चली थी, ईरान खुल के साथ आया था। उन्होंने शायद ड्रोन वगैरह रशिया को दिए थे, जिसका उन्होंने भरपूर उपयोग यूक्रेन के खिलाफ किया था। अभी भी रशिया लगातार इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्यों जरूरी है ये दोस्ती इनकी? देखिए, अगर दुनिया में 2 धड़ों में जिस प्रकार से बटा हुआ है, एक तरफ ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अगर इसमें ईरान चला जाता है तो मध्य पूर्व में रशिया का पूरा होल्ड जीरो हो जाएगा तकरीबन। सीरिया पहले ही वो खोज चुके हैं, असाद भाग गया वहाँ से। इराक में जो उनका होल्ड होता था वो खत्म हो गया। ईरान जाता है तो पूरा दुनिया पर ऑयल का जो मार्केट पे कंट्रोल अमेरिका का हो जाएगा, और रशिया जो तेल बेचता है वो जो अमेरिका रेट तय करेगा उसके हिसाब से रशिया को जाना पड़ेगा। और मध्य पूर्व की जो राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, उसके ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सही बात है। मिडिल ईस्ट में अगर ये समीकरण बदले और अमेरिका का दबदबा यहां पर कायम हुआ, तो इस बात का डर है कि पूरी दुनिया को तेल के खेल में अमेरिका अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। और देखिए, ईरान की अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की मांग सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाए अमेरिका, ये कहा है पेजेश्कियान ने। तो बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में शांति वापस लौटे और अमेरिका की तरफ से जो ब्लॉकेट किया गया है उसे हटाया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और जहाज जब्त किया गया है। IRGC ने जहाज एपामिनोडास जब्त किया है। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी किया है। तो कई जहाज जिन्हें वापस लौटाया जा रहा है, अमेरिकी नाकाबंदी जारी है और इस दौरान एक और जहाज जब्त किया गया। IRGC ने लाइबेरिया के जहाज को जब्त किया है। तो इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। और इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बयान आया है। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी है। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। 38 जहाजों को ईरानी बंदरगाह लौटने के लिए कहा गया है। यानी अभी भी अमेरिका अपने रुख पर कायम है। ब्लॉकेट जारी है। 38 जहाजों को वापस ईरानी बंदरगाहों पर लौटने के लिए कहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मौजूद हैं।
मनीष के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले कैप्टन श्याम, किस तरह से आप इस ब्लॉकेड को देख रहे हैं? और अमेरिका की तरफ से यह बताने की कोशिश लगातार की जा रही है कि यह ब्लॉकेड अभी खुलने वाला नहीं है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि आसार तो यह जताए जा रहे हैं कि हॉर्मुज को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। खबर क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना की सख्ती और बढ़ी। ईरानी पोर्ट की नाकेबंदी में 38 जहाज लौटाए गए। 2 हफ्ते में जहाजों की एंट्री और एग्जिट को रोका गया है। हिंद महासागर में भी ईरानी टैंकर्स पर कार्रवाई की गई है। ईरानी शैडो फ्लीट को ट्रैक करने की चेतावनी दी गई। अब इसका असर क्या होगा? तनाव बढ़ा तो दुनिया में तेल सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। वैसे ही संकट आया हुआ है। तेल की कीमत बढ़ने से सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव गहरा हो सकता है। शिपिंग और ट्रेड रूट से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इसके आसार नजर आ रहे हैं। कैप्टन श्याम, अब हमारे दर्शकों के सामने जरा एक ब्रॉडर पिक्चर रखने की कोशिश कीजिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट और ये अमेरिकन ब्लॉकेड आखिर ये दुनिया को किस स्थिति तक पहुंचा सकता है। और अगर ईरान झुक गया, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा हो गया, तो फिर पूरी दुनिया को अपने डंडे से हाँकने की कोशिश तेल के खेल में क्या अमेरिका नहीं करेगा? समीर, ब्लॉकेट एक अश्वमेध यज्ञ है। हमारी लेगेसी में हम जानते हैं इसका मतलब। जब हम घोड़ा छोड़ते हैं तो आप या तो मानो या लड़ाई करो। तो यहां पे ब्लॉकेड हुआ है, और ब्लॉकेड एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 का 298 1B आर्टिकल है, जो कहता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पब्लिशिंग, न्यूट्रल शिपिंग को हटाना, सेफ करना और वेदर विदॉल के साथ, माइट के साथ आना कि आप इफेक्टिवली उस एरिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सको। तो अमेरिका उस नीति से आया है। जब मैंने 9 मार्च को यह कहा और लगातार 10 बार 15 बार कहा कि फाइनली एनेलेशन के बाद ब्लॉकेट करेगा अमेरिका और स्लो ब्लीड करेगा ईरान को, और उसका कोई जवाब ईरान के पास नहीं होगा। ये जो ईरान आज प्रपोजल दे रहा है, ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल बंदरे कस्क, बंदरे अब्बास, बुशहर शहर या कार्ग आइलैंड हो या उनका खुर्रम शहर, ये सारे बड़े पोर्ट्स और छोटे पोर्ट को उसने पूरी तरह से बंद कर रखा है। मेरी नजर वहां है, क्योंकि इस एरिया से हम लगातार गुजरते हैं नेवल वॉरशिप्स के साथ, और हम बहरीन में थे 18 मार्च को INS सूरत के साथ, तो हमें पता है यहां क्या हो रहा था। ये हम समझते थे इस जगह को, और इसलिए हमने तैयारी भारतीय सेनाओं ने भी की और दूसरे देशों ने की, गल्फ के कंट्रीज ने की। 47 एक्सरसाइजेस किए और ईरान ने डर के मारे 20 एम्फीबियस लैंडिंग की। ये इसलिए कि ब्लॉकेट का डर था उन्हें। अब ये बहुत बड़ी बात है, और पूरे ओशनिक लीडर में कहीं भी ईरान के शिप को कॉन्ट्राबैंड कंट्रोल के अंदर अगेन वो पकड़ रहे हैं और मारेंगे, क्योंकि वो वार वेजिंग कैपेसिटी में ब्लॉकेट का हिस्सा माना जाएगा। तो ये बड़ी लड़ाई है। एक और बात मैं कह दूं, थोड़ी दिनों के बाद आप वहां पे देखेंगे यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स आएगी। नाटो की बात अब मत करें। जो लोग समझते हैं नाटो से झगड़ा है, वो सब बेकार है। नाटो की जरूरत नहीं है इस वॉर में, पहले भी नहीं थी। वो नेव फोर्स आएगा 15 जहाजों का, और वो कहेंगे हम माइन क्लियर करने आए हैं। फुल्दा हो जर्मनी का या जापान का जो बेस्ट माइन सुपर्स हो, ये सारे रेडी हैं पहले से। इनकी तैयारी की गई है 2 महीने पहले, और सब रेडी हैं, और कई सबमरीन्स इनविजिबली ऑलरेडी आ चुके। अगर लड़ाई हुई तो ऑफेंसिव पोस्चरिंग, नहीं हुई तो माइन क्लियरेंस के लिए आएंगे और थू करेंगे ईरान को, कहेंगे तुम्हारे कारण सब बंद है। एक बात और, न्यूट्रल शिपिंग को जाने देना पड़ेगा, और अमेरिका को डबल रोल करना है। थोड़ा दिक्कत है, उसे इंश्योर करना है कि न्यूट्रल शिपिंग अंदर जा पाए और ईरान के शिप्स न जा पाए। तो थोड़ा सेलेक्टिव ट्रीटमेंट है, इसलिए और भी कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेट है, वरना ब्लॉकेट में न्यूट्रल शिपिंग की जरूरत नहीं होती। सर, यानी कि आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, और उसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। समंदर में अमेरिका का एक और शक्ति प्रदर्शन, जिस तरीके से अमेरिका ने जंग की तैयारी की है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी बेड़े में शामिल हुई USS इडाहो, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली फास्ट अटैक सबमरीन है ये USS इडाहो। और देखिए, ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने अमेरिका को धमकी दी है। हॉर्मुज से जल्द नाकेबंदी हटाए अमेरिका। नाकेबंदी रही तो माइंस नहीं हटाएंगे, अली निगजाद ने कहा है। बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी ईरान की तरफ से सामने आई है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकाबंदी, टूटेगा ईरान का सब्र, ईरान की जिद क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का पूरा कंट्रोल हो, जंग खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का ही नियंत्रण रहे। और ईरान संसद के डेप्यूटी स्पीकर अली निगजात ने इसको लेकर धमकी भी दी है। जी हां, हॉर्मूज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाए अमेरिका, ये कहा गया है। जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी तब तक माइंस नहीं हटेंगी। हॉर्मूज नहीं खुला तो बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे। दुनिया की 25% अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। मुश्तबा खामनेई के कहने पर नए युद्ध का संकल्प दोहराया गया। और अभी जो जानकारी दे रहे थे श्याम सर, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पेंटागन नाटो सहयोगियों को दंडित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। तो एक तरफ तो नाटो देशों को किस तरीके से सजा मिले, इस पर बातचीत हो रही है। पेंटागन रणनीति तैयार कर रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद ना करने वालों को दंड दिया जा सकता है। इसमें स्पेन, ब्रिटेन, इटली के खिलाफ तैयारी हो रही है और रणनीति तैयार की जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से खबर। तो देखिए, नाटो देशों पर पेंटागन का एक्शन। खबर क्या है? कुछ नाटो देशों पर अमेरिकी एक्शन संभव है। तकरार यहां तक पहुंच गई है। ईरान जंग में साथ ना देने वाले देशों पर एक्शन लिया जाएगा। पेंटागन कार्रवाई पर विचार कर रहा है। किन देशों ने नहीं दिया साथ? लिस्ट थोड़ी लंबी है। स्पेन की बात करें, हवाई क्षेत्र अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए स्पेन ने बंद कर दिया था। सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत तक नहीं दी। इसके बाद रडार पर इटली, एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इटली ने साफ इनकार कर दिया था। अमेरिकी हथियारों को ले जाने वाले विमान रोके थे इटली ने, इसलिए इस पर भी एक्शन संभव। और आपको याद होगा, यूके ने भी मना कर दिया था। यूनाइटेड किंगडम का नाम शामिल सीधे सैन्य हमले में शामिल होने से इनकार किया गया था। इतना ही नहीं, डियागो गार्सिया बेस के इस्तेमाल पर भी तनाव बढ़ गया था। इसमें फ्रांस भी शामिल है। अमेरिका ईरान युद्ध को अवैध बताया गया था। हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध भी फ्रांस की तरफ से कई सैंक्शंस लगाए गए थे। और संजय सोय सर हमारे साथ मौजूद हैं। सोय सर, जिस बात का जिक्र थोड़ी देर कैप्टन श्याम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कैसे आप इसे देखते हैं? उनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे नाटो देशों की अमेरिका को जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो बार बार नाटो देशों से अपील क्यों की गई, उनको धमकियां क्यों दी गई, और अब एक्शन की बात क्यों कही जा रही? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि इस समय जो माहौल चल रहा है, एक जियोपॉलिटिकल काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं। इस समय में नाटो जो है अपने आप को ताकतवर महसूस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रशिया यूक्रेन के समय में भी कह दिया था आप अपनी रक्षा खुद करें, आप 1.5% 2% से बजट बढ़ाकर 5% तक ले जाए। उन्होंने बजट बढ़ाया क्योंकि अभी तक अमेरिका के ऊपर काफ़ी निर्भर थे। काफ़ी हद तक बात ठीक भी है कि आपको अपना रक्षा खुद करनी चाहिए, कब तक आप, लेकिन जब आप रक्षा कर रहे हैं तो इन्होंने एक तो वहां उनको लगा कि आप किस प्रकार से नाटो के अंदर आप प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरी बात, आए दिन कभी किसी लीडर को, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को आप बेइज्जती कर देते हैं पब्लिकली, तो उस देश के अंदर एक असंतोष की भावना आ जाती है। वो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है, वो खुल के उस तरह से साथ नहीं आ सकता। तीसरी बात यह है कि अमेरिका जो है अभी जो माइंड स्वीपिंग के लिए आएंगे, जैसा कैप्टन श्याम कुमार कहते हैं, लेकिन जब तक वो हॉर्मूज अमेरिका क्लियर नहीं कर देता है, सिक्योर नहीं कर देता है, अगर वहां पर जंग चल रही या ईरान का खतरा बना रहेगा, तब तक ये लोग माइंड स्वीपिंग के लिए नहीं आएंगे। उसके बाद में इन्होंने प्रॉमिस किया है, जापान ने, इंग्लैंड ने, और जिनके पास माइंड स्वीपर्स काफ़ी संख्या में अच्छे हैं, वो भेजेंगे। लेकिन नाटो और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है, इसमें डेफिनेटली एक असर आ रहा है। और बीच में ये भी बात उठी कि यूरोप अपना ही नाटो बनाने के ऊपर भी विचार कर रहा है कि क्यों हम अमेरिका के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे, क्यों ना हम अपना अलग ही बनाओ, अलग ताकत के तौर पर उभरें। ये काफ़ी संभव है, जिसकी वजह से दुनिया में जो एक पावर डायनेमिक्स है, आज अमेरिका रशिया का डर डाल के नाटो को इकट्ठा किया हुआ था, वो रशिया का डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और नाटो देश समझ रहे कि अगर हम खुद रशिया का मुकाबला करने में संभव है, फिर हम अमेरिका के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे। बिल्कुल सर, डायनामिक्स बदल रहे हैं और इस वजह से माइनस अमेरिका नाटो देशों ने बैठक भी की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। बढ़ते हैं आगे। कतर के प्रधानमंत्री की सऊदी के विदेश मंत्री से बात हुई है। अमेरिका ईरान सीजफायर पर चर्चा, क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी बातचीत हुई है। मध्यस्थता की कोशिशें जारी रहने पर भी फोकस, जोर। और अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ जंग को लेकर देखिए बड़ी खबर है। यूएई में इजराइल ने तैनात किए थे सैनिक। यूएई में इजरायली आयरन डोम भी तैनात था। खुफिया तौर पर इजराइल ने की थी तैनाती। पहली बार विदेश में तैनात हुआ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम।
तो यूएई में इजरायल का आयरन डोम तैनात। ईरानी खतरे के बीच आयरन डोम से यूएई की सुरक्षा बढ़ाने की रणनीति तैयार की जा रही है और पहली बार ऐसा हुआ कि इजरायल से बाहर आयरन डोम तैनात किया गया है। जी हां, इजरायल ने आयरन डोम के साथ अपने सैनिक भी यूएई भेजे। आप सोचिए, यूएई और इजरायल में इतना मजबूत गठबंधन इससे पहले शायद ही कभी नजर आया हो। युद्ध के दौरान यूएई पर 550 मिसाइलों से हमला हुआ था। ईरान ने करीब 2200 ड्रोन से भी यूएई को निशाना बनाया था, अटैक किए थे। अब ये आयरन डोम क्यों अहम है, ये जान लीजिए। इजरायल का बहुत पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। यूएई के लिए रणनीतिक लाभ वाली तकनीक की इसमें बात कही गई। ईरान से आने वाले ड्रोन मिसाइल हवा में ही इसी के जरिए नाकाम किए। सवाल यह है कि क्या अमेरिका पर ईरान पर हमला करने की तैयारी की जा रही है? क्या अमेरिका फिर ईरान पर हमला करने वाला है? ईरान के टारगेट पर खाड़ी के अमेरिकी सैन्य बेस हो सकते हैं और इस वजह से क्या ये तैनाती की गई है? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। शाम सर, इजरायल तो शुरू से चाहता है कि युद्ध हो ही, क्योंकि अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। क्या इसे टाइम बाय करने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि जितना समय सीजफायर के दौरान अमेरिका और इजरायल को मिला है, ईरान को भी उसमें तैयारी की गई है। देखिए ना, अब इजरायल की तरफ से आयरन डोम यूएई को भेजा गया है, जहां ईरान की तरफ से हमले सबसे ज्यादा किए गए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रगति जी। मैं सबसे पहले बता दूं कि नाटो एक छोटी सी 30 सेकेंड, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है और मिलिट्री अलायंस के रूप में ऑफेंसिव पोस्चरिंग में नाटो के कंट्री ईरान के अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहते, इसलिए नाटो को फटकार लगाई जा रही है और वो कभी नहीं आएंगे। यूयू नेवल फोर्स जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए बनाया गया है, लड़ाई समंदर की है और वो एक डिफेंसिव पोस्चरिंग में आएंगे वही लोग, होंगे वही लोग, लेकिन हाथी के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, इसको समझिए। इसलिए मैंने कहा रेड सी में ऑपरेशन अपसाइड और अटलांटा इन लोगों ने किया, नाटो ने नहीं किया, और प्रोस्पेरिटी गार्डियन यूएसएस ने किया, जिसके कारण हमने हुती को सप्रेस किया। बात करते हैं आपके जो प्रश्न की, तो मैं आपको बताऊं, I2U2 जब बना और विनिजम पोर्ट से हाइफा होते हुए हम यूरोप जा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, मिडिल ईस्ट अच्छा चल रहा था, यूएई और इजराइल का गठबंधन हो चुका था, सऊदी अरेबिया भी मान चुका था, तब हमास ने 7 अक्टूबर को वो कर दिया और उसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। माफी के साथ समय को देखते हुए आपको रोक रही हूं और इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है।